बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस पाट। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज मैं आपकी खिदमत में बड़ी अहम खबरों के साथ हाज़िर हुआ हूं। एक तो हम आपको बताते चलें कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानब से बड़ा कोई अहम डिमांड सामने आई है। वो डिमांड क्या है हम आपको बताते हैं। दूसरा ये कि पीटीआई के कुछ लोगों की, जिनमें अली अमीन गंडापुर भी हैं, गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है, उनके वारंट गिरफ्तारी निकाले गए हैं। तीसरा, राणा सनाउल्लाह के भी वारंट गिरफ्तारी हैं, उनको भी गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा डी चौक से 6 खवातीन जो गिरफ्तार हुई थी वो रिहा हो गई हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है। किन किन सहाफ़ियों के घरों में छापे पड़े हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अब पीटीआई का सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा, इस पर भी बातचीत की जाएगी। इस पर भी बात करेंगे कि अब नून लीग की छुट्टी होने वाली है। नून लीग के बाद अगर छुट्टी होगी तो क्या होगा। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी है। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को क्या डेडलाइन है, इस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम जो बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं बुशा बीबी को डी चौक पे छोड़ के भागा नहीं था, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि उन्होंने वहाँ छोड़ दिया था उसे। सबसे पहले हम इसी से शुरू कर लेते हैं। चलो हम आपको बताते चले, जो एक बड़ा, यानी कि जब से बुशा बीबी डी चौक के बाद गई, कल उनकी गुफ्तगू सामने आई थी शाहसदा में। उन्होंने जहाँ शोदा, जो वहाँ पीटीआई के साथ कारकुन आए थे, जो वहाँ कारकुन ज़ख्मी हुए या वहाँ हलाक हो गए, मारे गए, उस पर यानी कि उनके घरों में जाके वो चेक तस्लीम कर रही थी उनके साथ। उन्होंने वहाँ पहली दफ़ा गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे तो क़यादत ने छोड़ दिया था, मैं तो इसलिए वहाँ से, मेरी गाड़ी पे सीधी फायरिंग आ गई, फायरिंग की वजह से मैं वहाँ से मुझे भागना पड़ा, निकलना पड़ा, क्योंकि मेरी गाड़ी भी मेरे पास नहीं थी। तो इस पर जो है अली अमीन गंडापुर से डेरा इस्माइल खां में मीडिया ने गुफ्तगू की। डेरा इस्माइल खां, उन्होंने पूछा कि जी आप तो बड़ी बातें करते हैं और आप बताएँ कि आप वहाँ जो अहलिया इमरान खां की उसको छोड़ कर भागे थे। तो उन्होंने इस बात की वजाहत पेश की है, उन्होंने इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल मैडम बुशा के साथ था, बीबी बुशा को हमने अकेले नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ थी। तो साथ उन्होंने एक और बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी महमूद गजनवी की तरह हम वफाक पर जिस तरह पानीपत की लड़ाई लड़ गई थी, उन्होंने कहा हम ये हमले अपने जारी रखेंगे। यानी कि वफाक ये अगर समझ ले कि हम अब पीछे हो गए हैं या डर गए हैं या कोई खौफ का आलम है, तो उसने कहा जी बिल्कुल नहीं है। बानी पीटीआई की हदायत पर जब भी वो कॉल देंगे, जब भी वो कहेंगे, हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। यानी कि पानीपत का जिक्र उन्होंने किया। महमूद गजनवी का आपको वाक़या याद होगा, तो खैर यहाँ वो वाक़या कोई दोहराना ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको अली अमीन गंडापुर के जो अज़ाइम हैं, जो वो चाहते हैं, वो बता दिया है। हमने बात की कि आर्मी चीफ़ की, हमने बात की कि वो उन्होंने डिमांड पेश की है। उनकी क्या डिमांड है। आर्मी चीफ़ हैं, बहुत बड़ा नाम है, सब कुछ उनके गिर्द घूमता है। मुल्क की सियासत के बारे में अगर बात की जाए तो आर्मी चीफ़ से आगे तो कोई बात नहीं जा सकती। एक तो हम आपको बता दें कि आर्मी चीफ़ ने कहा है कि जो सानिया 9 मई के मुलजमान हैं, उनको आज तक सज़ा क्यों नहीं मिल सकी, यानी कि उन्हें सज़ाएँ मिल जानी थी। तो इस पर उनके तहफ़्ज़ात हैं। तो इस पर हम आपको बताते चलें कि जब प्रोसिक्यूशन अदालतों में मुकदमात जो चल रहे हैं, उन पर प्रॉपर ना तो समाअत करवा सकी है, ना ही पुलिस की जानब से अदालतों में चलान मुकम्मल किए जा सके हैं। यही गिला शिकवा तो बानी पीटीआई का भी है, यही शिकवा तो अलीमा खां का भी है, यही शिकवा पीटीआई की पूरी क़यादत का भी है। अब आप देखें कि 9 मई के मुलजमान को उस वक्त तक सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक उनके अदालतों में चलान ना भिजवाए जाएँ। हम आपको बताते चलें कि जिन अदालतों में 9 मई के चलान वहाँ पहुँचे थे, आप सरगोदा को देख लें। सरगोदा की अदालत में कोई 71-72 जो मुलजमान थे, सबको जज साहब को जो है वो बरी करना पड़ा। और लाहौर में यास्मीन राशिद का केस, जो पीटीआई की बड़ी मरकज़ी रहनुमा है, जब वो अदालत में पेश हुई तो उसे भी बरी कर दिया गया, जिस पर हुकूमत बड़ी नाराज़ नज़र आई और उन्होंने पुलिस के साथ बड़ी जो है नाराज़गी का इज़हार किया कि ये यास्मीन राशिद कैसे बरी हो गई हैं। उसके बाद उन्हें एक नए केस में फिट कर दिया गया। कहने का मकसद ये है कि आर्मी चीफ़ की जानब से ये बात जो हम बता रहे हैं कि जो डिमांड सामने आई है वो ये है कि 9 मई के मुलजमान के ट्रायल में या उनको सज़ाएँ दिलवाने में सुस्ती का मुजाहरा क्यों सामने आया है, क्यों ये चीज़ें आई हैं। तो ये बिल्कुल उनके जो चीज़ें हैं उनका बिल्कुल ठीक कहना है। तो यही तो बात जो है वो अब अदलिया के पास है, अदालतें इसका फ़ैसला करेंगी और अदालतें उस वक्त तक फ़ैसला तो नहीं कर सकती जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। अब जब आप देखें कि GHQ हमले में बानी पीटीआई समेत 100 लोगों को जो है वह फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो अगर इस केस को देखें तो इस केस में अब देखना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन
कैसे जो है उनको गुनाहगार साबित करने के लिए दलाइल देगी, क्या उनके पास शवाहद हैं। अगर हम बाकी मुकदमात को देखें तो बाकी मुकदमात को देखते हुए वहाँ तो किसी मुलज़म को सन 9 मई में सज़ा जो है वो अदालतों से नहीं जो कई इख्तियार किए गए थे उन्हें सज़ाएँ दिलवाने में कामयाब हो सके। तो अब ये जो 100 मुलज़मान बानी पीटीआई समेत जिन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है, बड़ी इस पर जो है पूरी दुनिया ही बल्कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर की इस पर नज़रें लगी हुई हैं कि अब इस पर देखते हैं कि क्या ट्रायल में होता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का जो है वो कहा गया है कि उन्हें गिरफ्तार करके बिला ज़मानत गिरफ्तार करके उन्होंने कहा जी इन्हें पेश करें। जो अली यानी कि गिरफ्तारी का कहा गया है उसमें हम आपको बताते चलें कि ये कोई एक दो नहीं है, इसमें जो है वो अली अमीन गंडापुर हैं, बाकी भी कुछ लोग हैं जिनके नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी का कहा गया है कि इनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। तो बाकी गिरफ्तारी अब देखें कि क्या करती है हुकूमत, पुलिस क्या करती है इस पर। तो जहाँ बात यानी कि गिरफ्तारियों को कहा गया, साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इनकी गिरफ्तारियों के साथ इस्लामाबाद में जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उनके घरों पर भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है। समीउल्लाह ने जो दावा किया है वो ये किया है कि पुलिस जो है बहुत से लोगों को जो है वो अपने एक विलाग में के जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ के उनके घरों पर छापे मार रही है। उनकी गिरफ्तारियों के लिए कमर मेकर के घर पर छापा मारा गया, सलमान दुरानी के घर पर छापा मारा गया, और भी बहुत से लोग हैं, एक हुसैन रफ़ीक है उसके घर पर छापा मारा गया। अब एक नई यानी कि हम आपको बताते हैं कि यहाँ पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ सामने आई हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। सरदार रतीब खोसा की गिरफ्तारी का भी इम्कान है कि सरदार रतीब खोसा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो ताने बाने जो है सामने आए हैं। तो इस्लामाबाद में बहुत से ये भी सामने चीज़ें आई हैं कि पीटीआई के इन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के साथ एक जो मुलाकातों का सिलसिला है वो बहुत से लोग आपस में मेल मुलाकातें कर रहे हैं। उसका क्या मकसद है कि जो नून लीग की हुकूमत है उसको फ़ारग करने के लिए एक प्लानिंग की जा रही है। और ये प्लानिंग पिछले कई दिनों से सामने उस वक़्त आई जब फैसल वाडा ने कहा कि अगर हुकूमत में बैठे जो लोग हैं उनकी कारकर्दगी नाकस है तो ये बिल्कुल नहीं, चेहरे पसंद नहीं है किसी को भी, तो ये भी घर जा सकते हैं। यानी कि उनका इशारा वाज़ेह दिखाई दे रहा है। और इसके लिए क्या होगा अब अगर बानी पीटीआई को वहाँ नहीं लाया जाता, बाहर नहीं निकाला जाता, तो नूली को कैसे फ़ारग किया जाएगा। इसके लिए ये है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए 2025 में कोशिशें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान जो है उसकी और फैसल वाडा की आपस में मुलाकातें ये इस बात का तासर पैदा करती हैं कि ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी हैं, इनका किरदार बड़ा पॉजिटिव होगा। हालांकि मौलाना फजल रहमान के पास बहुत कम सीटें, 8 सीटें हैं, कुछ सेंटर भी हैं, तो लेकिन ये है हमेशा से जो सियासत में इंतहाई अहमियत के हमर रहे हैं, अब फिर से वो उनकी अहमियत बढ़ गई है। तो मौलाना फजल रहमान ने साथ हुकूमत को धमकी भी दे दी है। क्या धमकी दी है कि वो उन्होंने कहा कि अगर मदारस बिल पर हुकूमत ने सदर पाकिस्तान ने साइन ना किए तो उन्होंने आज आखिरी दिन है डेडलाइन का, उन्होंने कहा वरना धमाधम मस्त कलंदर होगा। उन्होंने कहा जी 26वीं आईनी तरमीम में ये बिल पास कर लिया गया था और ये कहा गया था कि इसको पास कर लिया जाएगा, तो फिर सदर पाकिस्तान ने इसे क्यों साइन करने से समरी पर इनकार किया है। उनके बड़े तवज़ात हैं और उन्होंने साथ हुकूमत को ये ऐलान जंग कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा जी अब हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, अब हम सब कुछ करेंगे, हमें जिसने रोकना है रोक ले। हम यानी कि उनका आपको पता ही है कि जब वो अपनी पूरी सियासी जो उनकी क़ुव्वत है, जो ताकत है, उनके जो मदारस के तालिब इल्म हैं, जब वो लेके चढ़ाई करते हैं तो हुकूमत के लिए उनके चैलेंज को कबूल करना इतना आसान नहीं है। और इन दिनों में हुकूमत वैसे भी किसी भी बड़े एहतजाज की मुतहम्मल नहीं हो सकती। तो दूसरा हम आपको बताएं कि हम बात कर रहे थे कि जहां बाकी लोगों की गिरफ्तारी का फैसला है, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का कैसे फैसला सामने आ गया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का ऐसे फैसला, ये वज़ीर-ए-आज़म के सियासी अमूर के मशीर भी हैं और 2000 हम आपको बताते चलें कि गालबन 2020 में गुजरांवाला में जब पीडीएम का एक जलसा हो रहा था तो इन पर इल्ज़ाम है, एक FIR हुई है थाना सेक्टर टाउन में, तो उसमें इन पर कंटेनर को हटाने, पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जो अदालत में चलान पेश कराया उसमें उन्होंने बेगुनाह कर दिया था, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट अदालत ने मानी नहीं है। अब इनको यानी कि बाकायदा गिरफ़्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल ने कहा है कि गिरफ़्तार करके 12 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाए।
तो अब देखें कि उनको कौन गिरफ्तार करेगा। हुकूमत में बैठे हैं, अगर वो सियासी उनका कोई मुखालफ होता, जो हुकूमत के मुखालफिन हैं, तो अब तक उनके घरों में छापे पड़ चुके होते। राना सनाउल्लाह के घर तो कोई छापा नहीं मारेगा। तो अब बहरहाल अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया गया है, तो अब इसके लिए भी हमने आपको बता दिया। इसमें हम मज़ीद ये बताएं कि ये जो मुकदमा था ये जब दर्ज किया गया तो ये थाना सेक्टर टाउन में दर्ज हुआ था। तो पुलिस ने मुकदमे में तो उनको बेगुनाह कर दिया, लेकिन इस मुकदमे में कुछ दीगर मुलजमान भी थे, जिनमें मुकदमे में खुरम दस्तगीर थे, इमरान खालिद थे, सलमान खालिद भट्ट थे। उनको अदालत बरी कर चुकी है। इनका राना सनाउल्लाह का चलान जो है लेट पेश हुआ था, तो इस वजह से इनको अब जो है बिल्कुल यानी कि इनके लिए अभी फ़ैसला होना बाकी है। तो बाकी हमने आपको कहा था कि साफ़ियों के मतलब जो क्रैकडाउन वो भी हमने आपको बता दिया। अच्छा, डी चौक से हमने बताया कि कुछ ख़वातीन जो है वो गिरफ़्तार हुई थी, उनको रिहा कर दिया। 6 ख़वातीन हैं, उनमें से एक ख़वातीन तो वो है जिसको बरी भी कर दिया गया है। इन ख़वातीन के बारे में ये सामने बात आई है कि वो डी चौक में शामिल ही नहीं थी, वो डी चौक के एहतजाज में शामिल ही नहीं थी। अब देखें कि वहाँ जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान जो गिरफ्तारियाँ हुई, ये गिरफ़्तार करने वालों पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत के लिए ये कितनी बदनामी का बायस है। डी चौक ऑपरेशन के बाद हुकूमत ना सिर्फ सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बन रही है, बल्कि जो हमारा इंटरनेशनल मीडिया है तो उस पर हुकूमत मुसलसल एक दबाव का जो है उसे सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, और हुकूमत ये जो कुछ भी हुआ है इसको आपके सामने वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि जी ये बड़ी मेहरबानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कि उनकी मुशावरत से जनाब जो है या जितने शर्पसंद अनासर थे उनको मुंतशिर कर दिया गया, भगा दिया गया। फिर जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है वो सामने आए, उन्होंने अपनी जनाब बड़ी बयानबाजी की। फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ी बयानबाजियाँ की जा रही। अब शुरू में तो इन्होंने बड़ा चौके छक्के मारने शुरू कर दिए। जनाब हमने तो दौड़ गए जी, जनाब वो जो आई थी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, वो तो जाती हुई नज़र भी नहीं आई। पहले ये कह रहे थे ये पीटीआई की वारस बनना चाहती है, आप कहते नहीं वो नज़र भी नहीं आना चाहती। तो ये अब बहरहाल चीज़ें जो हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा कर रही हैं। उसके बाद ही ये सामने बात आई है कि हुकूमत जो नून लीग की फ़ारग होने वाली है। इस दबाव में हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट जो पहले उसे मुकम्मल तौर पर उसकी सपोर्ट हासिल थी, अब वो बिल्कुल इसका साथ नहीं देना चाहती। उस तरफ से अब इनकी छुट्टी हो गई है। अब ये इसके बाद मैडम मरीम नवाज़ का फैसला जो वज़ीर आला पंजाब है वो क्या कहती हैं, हमने तो पंजाब पुलिस को नहीं था कि गोली चलाएं, मैंने तो मना कर दिया था उनको, उन्होंने तो गोली नहीं चलाई। यानी कि हुकूमत इस लड़ाई को अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहती। तो बाकी हम बता रहे थे कि हम आपको एक अहम खबर देना चाह रहे थे कि रऊफ़ क्लासरा और जो यूट्यूबर इमरान रियाज है, इनका आपस में बड़ा एक जो अजीब सा ड्रामा शुरू हो गया है। इन्होंने एक दूसरे को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया है। रऊफ़ क्लासरा ने टीवी के एक प्रोग्राम में कहा जी पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल आज़ाद तौर है, बिल्कुल आज़ाद है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं। तुन के उन्होंने कहा कि जी प्रोग्राम जड़े नहीं हो रहे ने टाक शो के उत्ते, और मुकम्मल तौर पर जिदा जो दिल करता है उन्हें कहा जी कह रहा है। अब मुझे ये बताएं कि क्या जो हमारा मीडिया है वहाँ बानी पीटीआई का नाम लिया जा सकता है? क्या हमारा जो मेन मीडिया है वो इमरान खान का नाम किसी टीवी चैनल पे आता है? उसका नाम लेने पे पाबंदी है। यही बात रऊफ़ क्लासरा ने कही है कि आप मुझे प्रोग्राम में बुला लें, आप मेरे साथ मुनाजरा कर लें, मैं आपको बता देता हूँ कि कितना मीडिया आज़ाद है। अब रऊफ़ क्लासरे के बयान के बाद बड़े काबिल एहतराम है, दोनों सीनियर साथी हैं हमारे। रऊफ़ क्लासरा तो हमारे यूनिवर्सिटी के सेशन फेलो भी हैं, बीजेड यूनिवर्सिटी में हमारे साथ ही पढ़ते रहे हैं, एक ही सेशन था हमारा, लेकिन उनका एक कद काठ है, इमरान रियाज का अपनी जगह पर कद काठ है। लेकिन दोनों अब रऊफ़ क्लासरा देखें, उन्हें खुद भी इस चीज़ का पता होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि कितना मीडिया आज़ाद है। अगर आज मैं कोई बात ऐसी कर दूं तो लोग मुझे बड़ा तनकीद का निशाना बनाएंगे, जी यूनुस बट इतना सीनियर आदमी है और ये बात कर रहा है। तो रऊफ़ क्लासरा सीनियर आदमी है, उसका एक बिल्कुल मकाम है, कॉलम लिखने में मकाम है, टीवी चैनल के प्रोग्रामों में मकाम है। तो उनके मुंह से ये निकली हुई बात अब साफ़ी से बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इमरान रियाज का उसे खुला चैलेंज जो दिया गया है, अब वो देखें इसको कबूल करते हैं। यानी वो कहते हैं मुझे भी किसी टीवी शो में बुला लें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पाबंदी है मीडिया पे। तो ये एक नई बात है जो हमने आपको बताई है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद में मेल मिलाप हुए हैं, वो भी हमने बता दिया कि जी वो एक नई अंदर मूवमेंट शुरू हो गई है। हमने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह और मोहसन नकवी का आपस में कुछ किसी बात पे झगड़ा हुआ है। वो क्या झगड़ा हुआ है? वो ये हुआ है
کہ جب بہت بڑا احتجاج اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا تھا تو رانا ثناء اللہ اور محسن نقوی سے ایک دو دن پہلے جو مذاکرہ شروع ہوئے تو اس میں رانا ثناء اللہ اس بات پہ رضامند ہو گیا تھا کہ جی بانی پی ٹی آئی کو آپ باہر نکال دیں، اس کو جو ہے وہ جناب بھیج دیں، اس کو اس کے گھر منتقل کر دیں یا جیسے بھی. تو رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر رضامند ہو گیا تھا، لیکن محسن نقوی جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے تھے. تو اب ساری گیم اسی لیے جو ہے وفاقی وزیر داخلہ کے اوپر جا رہی ہے، حکومت اس بوجھ کو اپنے سر نہیں لینا چاہتی. تو یہ ایک نئی لڑائی ہے جو اب شروع ہے. تو سردار لطیف کھوسہ کو جو گرفتار کرنے کا کہا میں نے، تو سردار لطیف کھوسہ کی گرفتاری اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ علی امین گنڈا پور سمیت بہت سے لوگ جو وہاں ڈی چوک میں موجود تھے یا ڈی چوک کے لیے مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، ان میں باقی لوگوں کے جو وارنٹ گرفتاری ہوئے ہیں. خاص طور پہ وارنٹ گرفتاری تو جاری کیے گئے ہیں 9 مئی کے واقعہ میں. 9 مئی کے واقعے کے بعد 24 نومبر کی طرف آنے والے احتجاج میں 26 نومبر کو جو وہاں آپریشن ہوا اس میں بھی کچھ لوگوں کے خلاف بہت سے مقدمات درج ہوئے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی کوئی 250 کے قریب مقدمات کی فہرست چلی گئی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کا میرا نہیں خیال کوئی پوری پی ٹی آئی کا کوئی ایک بھی ایم پی یا کوئی ایک ایم این اے ہو جس کے خلاف کوئی ابھی تک ایک نہیں کئی درجنوں مقدمات درج نہ کیے گئے ہوں. تو میں خبریں تو باقی بھی بہت سی ہیں، لیکن بس اب تک میں ان خبروں کو یہی یعنی کہ آپ سے اجازت چاہوں گا. مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.